चलता रहूंगा पथ पर, एक अच्छा राही बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस सर और हम लोग मिल रहे हैं अपने प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से हैंडसम सा चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा था कि क्लास 11th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग अपने प्रॉमिस के मुताबिक मिले भी हैं। एक ऐसा विकट समय है हमारे आगे, ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ याद है। बहुत टफ समय में जमाना याद रखेगा कि हमने फिजिक्स क्लास 11th का स्टार्ट किया था जब कोरोना अपने पीक पे था। हमने सोचा कि 2-4 दिन की बात है, लेकिन कोरोना से तो उम्र भर का रिश्ता निकल गया। अगर वो विद्यार्थी जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि कोरोना खत्म होगा तब से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो भैया हम उनको बता दें कि हम भी वही सोच के शुरू किए थे कि काम करते हैं, कोरोना खत्म होगा तभी पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी ये खत्म होने वाला नहीं है मेरे भाई, नहीं खत्म होने वाला है। तुम खत्म हो जाओगे, ये कोरोना नहीं खत्म होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, समय को बिना नष्ट किए हुए माथे को जगह पे लाओ, थोड़ा हिलाओ डुलाओ, क्योंकि 3-4 महीना हो गए रिजल्ट आया हुआ ना 1-2 महीने तो हो ही गए रिजल्ट आया हुआ है और तुम्हारे पास अभी बाबा जी का ठुल्लू है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 11th एक नए एनर्जी के साथ, एक नए क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव थॉट के साथ कि अब जो भी हो पढ़ेंगे, फाड़ के रख देंगे। साला कोरोना है तो है, पढ़ाई से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तुम घर पे पढ़ना शुरू करो यार। तुम्हारे पास अब अपने चैनल के माध्यम से इतना मटेरियल पहुंचा देंगे ना कि तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्लास में होते ना। तो ऐसा लगता क्लास में होते ना तो ऐसा ही फील होता जैसा यहाँ फील होगा। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th, ठीक है भाई, क्लास 11th। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 की अगर बात की जाए, चैप्टर 1 की बात की जाए, तो उस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है इसका? फिजिकल वर्ल्ड। पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, समझ रहे बात को ना, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। फिजिकल वर्ल्ड, आखिर ये फिजिकल वर्ल्ड से मतलब क्या है? इस फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है कि ये वर्ल्ड में फिजिक्स कैसे अवेलेबल है, इन चीज को देखना। फिजिक्स को हम कहाँ देख पाते हैं, कहाँ नहीं देख पाते हैं, वो सारी चीजें हम दिखाएंगे आपको। सबसे पहले तो बता दें, फिजिक्स में एक साइंस जो आप अभी तक 10th क्लास में पढ़ते आए हो, अभी तक फिजिक्स आप तो कम पहले साइंस का नाम सुने हुए हो। साइंस 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 100 मार्क्स का परीक्षा देके आए हो। बहुत लोगों का कितना कितना आया है, सारे लोग कमेंट में लिखना सर मेरा इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है साइंस में, ठीक है ना, 10th क्लास में। कम वाले तो सर मैसेज ही नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, 10th में जो हुआ सो हुआ, गलतियाँ तो होती रहती हैं, ठीक है, गलतियों को भूल के आगे बढ़ना है भाई मेरे। साइंस, अच्छा साइंस मतलब क्या हुआ? साइंस जो है ना भाई, एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसको हम साइंसिया कहते हैं, ठीक है ना, लैटिन वर्ड है ये। कौन वर्ड है? लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या है? टू नो, जानना। साइंटिया का मतलब होता है जानना। इसी से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। संस्कृत जो है ना, ये तो अंग्रेजी लैटिन वर्ड है। हमारा संस्कृत भी बहुत पीछे नहीं है। संस्कृत जो है ना, हमारा संस्कृत में भी एक वर्ड आता है विजनन। क्या बोलते हैं उसको? विजनन, ठीक है, विजनन। इसका भी मतलब यही होता है, जानना। इस वर्ड से भी बोल सकते हैं कि विजनन का तात्पर्य भी साइंस से ही होता है, ये विजनन है। साइंस में आपने 10th क्लास में 3 भागों में साइंस को बांटा था। फिजिक्स में बांटा था, केमिस्ट्री में बांटा था, मैथ्स में नहीं बांटा था, फिजिक्स में बांटा था, फिर केमिस्ट्री में बांटा था, फिर बायो में बांटा था। सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था, नहीं आता था ना, नहीं आएगा, हमको भी नहीं आता था। तो ये वाली चीज़ें तो थी और ये वाली चीज़ें जो थी, ठीक है ना, ये तीनों साइंस है भाई, तीनों साइंस है, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे ना, हम तुम्हारा टेंडर लेंगे इस चीज़ का, बाकी चीज़ों का नहीं लेंगे, हम फिजिक्स का लेंगे। तो आओ, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स अब तुमको फिजिक्स पे कुछ हम लेक्चर देते हैं। आखिर ये कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड है फिसिस, ठीक है,
बहुत सारे किताबों में तुमको ग्रीक वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, हम नहीं लिखेंगे, पर तुमको बता देते हैं फीसिस, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है फीसिस। इसको मतलब उसको थोड़ा सा सुधार के आप इसको फूसिस कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा तुमको। खैर, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। सर इसका मतलब क्या है? देखो, फिसिस का मतलब होता है नेचर। फिसिस का मतलब क्या होता है? नेचर, ठीक है। यानी कि तुम बोल सकते हो कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है नेचर की स्टडी को बताता है, इसीलिए फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि स्टडी ऑफ नेचर, नॉट स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ दैट लॉ, स्टडी ऑफ दैट लॉज on the basis of नेचर वर्क, ठीक है। उन नियमों को जानना जिन नियमों पर ये नेचर वर्क करता है, उसी के स्टडी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। एकदम जहन में बिठा लो। जैसे अचानक से क्या महसूस होता है, सिनेमा देख के बैठे, वो शाहरुख खान की मूवी थी, बैठे हुए हो, और जैसे नहीं होता 10th क्लास में सारे लोग पास करते हैं, तो कोई तो ऐसा क्लासरूम में होता है, क्योंकि क्लासरूम तो 60-70 बच्चों का होता है, उसमें कोई ऐसा दिख ही जाता है जिसको लगता है कि अरे यार काश ये मेरे जीवन साथी हो जाती ना तो मज़ा आ जाता। तो ऐसी फील आती है। तो जब भी तुम क्लास पास करके, अभी जितना दिन 10th का एग्जाम देने के बाद और आज तक, शायद आगे भी जितना दिन तुम अकेले बैठे होगे ना, बस ये वाली फीलिंग, ये क्या होता है ना कि जैसे मान लो कभी अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी और तुम छत पे बैठे हो, ठंडी ठंडी हवाएं गुजर रही यहाँ से, हवाओं में बाल उड़ रहे हैं, तुम आंख बंद करके अजीब अजीब ख्यालों में डूबे रहे। अब बोलोगे कि क्या यही प्यार है? तो तुम्हारे पापा बोलेंगे ना, लागत उत्तर भवधारी में बूनी भइल बा, तो अबे ठंडा ठंडा पानी बरसता, तब तो बड़ी यारी, तो बारिश का पानी। तो कहने का मतलब कि हर रीजन जो तुम देखते हो ना, जो भी तुम्हारे साथ घटनाएं हो रही हैं, ये मंद मंद हवाओं का चलना, बालों का उड़ना है, ये सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है। कहीं ना कहीं बारिश हुआ है और बारिश की जो नमी है वो हवाएं के जरिए तुम्हारे पास आ रहा है। तो भैया वो भी फिजिक्स ही था जिसे तुम प्यार समझ रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारा खाना, तुम्हारा चलना, हवाओं का चलना, समझ रहे हो बात को, गाड़ियों का चलना, पंखा का चलना, मोटर का चलना, इन्वर्टर लगाना, ये सारी चीज़ें फिजिक्स है। हर चीज़ के पीछे एक रीजन होता है और वो रीजन फिजिक्स के पास है। समझ गए बात को? अगर तुमसे पूछा जाए कि सर आपके हिसाब से आप फिजिक्स को क्या मानते हैं, तो हम कहेंगे फिजिक्स जो है ना हमारी गर्लफ्रेंड है। फिजिक्स जो है हमारी क्या है? गर्लफ्रेंड है। एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसके सुंदर सुंदर रेशमी बाल है, सुंदर सुंदर रेशमी बाल है, मृगननी के तरह नाक है, सॉरी आँख है, ठीक है, ये है हमारी। तो कह सकते हो कि फिजिक्स इज माई गर्लफ्रेंड, जिसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना। तो इच्छा होती है ना गर्लफ्रेंड के बारे में जानने की, ओ काश इसके पास ये होता, काश ऐसी होती, काश ऐसी होती, काश ऐसी होती, काश ऐसी होती। तो सेम केस इसके साथ भी है, सेम केस इसके साथ है। एक बार इसको गर्लफ्रेंड बना लो, एक बार इसको गर्लफ्रेंड बना लो, जिंदगी बना देगी। और ये सारी गर्लफ्रेंड जो अगल बगल की होती हैं, ये तो ज़िंदगी बर्बाद करती है, नहीं करती है? बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग वीडियो देख रहे हैं, आपस में शेयर कर सकते हो, ठीक है। मजाक कर रहे हैं। तो क्या है सर फिजिक्स? तो फिजिक्स सर स्टडी ऑफ दैट लॉज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वर्क्स। कुछ लॉज होते हैं जिसके बेस पर ये नेचर वर्क करता है, ठीक है। तो ये था फिजिक्स, आप इसको ज़रा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ रहे आगे। अभी कुछ टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे आप लोगों ने हॉकिंस का नाम सुना होगा, उन्होंने एक किताब लिखी थी थियरी ऑफ एवरीथिंग, थियरी ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने किया क्या कि एक ऐसा थियरी लिखने का काम किया, एक ऐसा थियरी की खोज करने के चक्कर में पड़ गए कि एक ही नियम हो और पूरे ब्रह्मांड, पूरे नेचर की फेनोमेनन को डिस्क्राइब किया जा सके, ठीक है। वो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो होता है ना, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मज़ेदार हैं आपको मिलेंगी, तो उसी को उन्होंने बताया था। करीब करीब सक्सेसफुल भी थे, बट कुछ चीज़ों में उन्होंने कुछ उनके ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम लोग देखेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। एक टर्म है जो हम आपको सिखाना चाहेंगे, यूनिफिकेशन।
यूनिफिकेशन। चलो, इसको समझने के पहले हम आपको एक बात बता दें। जैसे कुछ घटनाएं आप अपने आसपास देखते हैं, उन घटनाओं में क्या होता है? उन घटनाओं में फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे तुम एप्पल लिख सकते हो, ठीक है, पेड़ से सेब का गिरना, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम का मतलब समझ रहे हो ना? एक पत्थर बांध लो रस्सी में और उसको वहां लाओ और छोड़ दो, तो ये ऐसे टुम 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 ऐसे करेगा, ठीक है। तो स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो इन सारी घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। और एक एक चीज तुमको हम बता देते हैं भाई, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम के बाद और क्या चीजें हो सकती है? योर वेट, योर वेट, हर चीज का वेट, नॉट योर वेट, वेट ऑफ बॉडी कर दो, ठीक है ना, वेट ऑफ एनी बॉडी, वेट ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, देखो ये सारी घटना ऐसे सो मेनी एंड सो मेनी फेनोमेना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं। ये सारी घटनाओं को तुम एक लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दैट लॉ इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक नियम इन बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करता है और इसी प्रोसेस को यूनिफिकेशन कहा जाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में जो मैंने बोलना चाहा। यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नियम और वो कई घटनाओं को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे कोई यहाँ पे मैंने एक पत्थर ले लिया और पत्थर को छोड़ा, वो पत्थर डायरेक्ट नीचे गिरेगा, पत्थर नीचे गिरेगा, और जब पत्थर नीचे गिरेगा तो आखिर वो क्यों गिर रहा है? तो उसका रीजन ये है। पेंडुलम क्यों हिल रहा है? उसका रीजन ये है। किसी बॉडी के पास वेट क्यों होता है? इसका रीजन ये है। प्लैनेट चारों ओर क्यों रिवॉल्व करते हैं? इसका रीजन ये है। मतलब कि बहुत सारी घटनाओं का एकमात्र रीजन होना यही यूनिफिकेशन होता है। ऐसे ही एक और चीज भी तुम देख सकते हो, ऐसी एक और क्या, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे आपने देखी होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। जैसे आप कैलोरीमेट्री में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखेंगी। कैलोरीमेट्री हुआ, फिर उसके बाद ठीक है फ्लूइड हुआ, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ, लेंज लॉ हुआ। तो आगे सो मैनी आपको हम पढ़ाएंगे टॉपिक्स, बहुत सारे प्रोसेस पढ़ाएंगे जो कि बेस्ड होगा एक लॉ पे, एंड दैट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन एक नियम और बहुत सारे फेनोमेनन का रीजन बन जाना, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक एक हम आपको पढ़ाना चाहेंगे, दैट इज रिडक्शनिज्म। क्या है वो? रिडक्शनिज्म। अच्छा, रिडक्शनिज्म क्या है? चलो उसको भी देखते हैं। रिडक्शनिज्म, देखो ये जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो, ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द सेंस ऑफ जेईई, नीट, BHU, ठीक है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप 12th पास करने के बाद देते हो। करीब करीब 30 चैप्टर हम आपको पूरे 11th और 12th में पढ़ाएंगे। बहुत सारे साल भर 2 साल तक बोर्ड छपाछप भरते जाएंगे और आप लोगों का कॉपी भरते जाएगा, मजा आएगा। लेकिन याद रखना, एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग ये चैप्टर नहीं है ये। हाँ, कुछ स्कूल्स में जो स्कूल वगैरह में जो पढ़ते हैं CBSE बोर्ड वाले बच्चे, या स्कूल में आप एडमिशन लिए हुए हैं, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इस टाइप की जो एग्जामिनेशन हो तो उसमें सवाल जरूर पूछ सकता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, ठीक है। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? हम आपको बता दें रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल, तुम एक काम करते हो, जैसे कोई मूवी देखो ना, कोई मूवी, हाँ, तो एक मूवी स्टार्ट होता है। मूवी स्टार्ट क्या होगा? यहाँ हीरो खड़ा है और यहाँ विलेन खड़ा है, और यहाँ पर हीरो के हाथ में बड़ा सा, साउथ का सिनेमा है, यहाँ पर बड़ा सा काता है, और एक बार इसका मुड़ी उड़ा दिया, और यहाँ पर देखो विलन का मुड़ी उड़ता हुआ चला गया। सिनेमा भी स्टार्ट है, का मुड़ी काट दे बस, छपाक।
अब तू माथा धर लगे, अरे दादा क्या फैसला अभी शुरू करनी तले गुंडे मारा के लक्का करो। अब विलेन मराने के बाद अब क्या करता है हीरो, वहां पे एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर पर हीरो बैठ जाता। हीरो क्या करता है, हीरो उस पत्थर पे बैठ जाता, बैठ गया और आंसू आ जाते हैं आंख में से उसके, जैसे अफसोस हो रहा है, अफसोस नहीं हो रहा है। अब वो फ्लैशबैक में जाता है और चीज़ों को तोड़ तोड़ के दिखाता है कि एक हसीन सर क्या हसीन पे चले, हाँ वही कहानी वही होता है, सारे खेला की जड़ जो होती है ना वही होती है हसीनाएँ। तो क्या होता है कि वो हसीन होता है, हंसी खुशी परिवार, बहुत प्यार करने में बहुत मेहनत करता है एक्टर जो होता है, हीरो जो होता है, ठीक है। गरीब परिवार से है लेकिन KTM बाइक लेके जाता है, उसको बढ़िया से पटाता है, लड़की पट भी जाती है, बहुत बड़े खानदान की होती है, हंसता खेलता उसका परिवार होता है, एक मम्मी होता है, उसके कूल पापा होते हैं। समझ रहे हो ना, साउथ वाले पापा बड़े कूल होते हैं नहीं बेटा, अगर गर्लफ्रेंड पटा के आए तो बोला शाबाश बेटा, तुम एक बार देखो ना, तुम एक बार पटा के जाओ पापा के सामने, बोलो साले एक बार बोलना पापा लड़की पटाया है, पापा का रिएक्शन देखना और नीचे कमेंट जरूर करना कि क्या रिएक्शन था, ठीक है, हालत खराब हो जाएगा। तो साउथ वाला तो क्या है ना कि वो अब चीज़ों को तोड़ तोड़ के दिखाता है, इसी को रिडक्शनिज्म कहा जाता है कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के दिखाना, चीज़ों को तोड़ तोड़ के दिखाना। जैसे एग्जाम्पल मान लो, हम क्या करते हैं ना कि हम यहाँ खड़े हैं और बगल में एक अलमीरा रखा हुआ था, अचानक से कोई आया हमको धक्का दिया, तो पहला केस देखो, हमको धक्का मिला, या हम देखो स्लो मोशन जा रहे गिरे और यहाँ अलमीरा में धक्का लगा। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ कोलिजन हुआ, सेकंड टाइम मेरा कोलिजन अलमीरा के साथ हुआ, दिस इज द सेकंड कोलिजन, सेकंड टक्कर, दूसरा टक्कर हुआ, उसके बाद अलमीरा जमीन पर गिरा, थर्ड, दिस इज थर्ड कोलिजन। तो किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप दिखाना रिडक्शनिज्म कहलाता है, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप दिखाना जो होता है रिडक्शनिज्म कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, खूब बढ़िया। चलो सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, NCERT स्कोप ऑफ फिजिक्स कहता है, एक्चुअली ये सिलेबस पूछता है, एक्चुअली ये फिजिक्स को बताता है कि फिजिक्स आखिर कितने भाग में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में बात किया जाए तो मूवी की तरह, गानों की तरह फिजिक्स को भी दो भागों में बांटा गया है, एक पुराने वाले गाने जैसे पुराने वाले फिजिक्स, ठीक है, और एक नए वाले फिजिक्स, नया वाला फिजिक्स। जैसे कैसे होता है ये लता मंगेशकर के ज़माने का पहला वाला जो है लता मंगेशकर का, और ये नेहा कक्कड़ वाला है, ये लता मंगेशकर टाइप का फिजिक्स है और ये नेहा कक्कड़ टाइप का फिजिक्स है, ठीक है। इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक भी कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक, और इसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। एक और नाम है इसका क्लासिकल। क्लासिकल सॉन्ग बजाओ यार, नहीं सुनते हो क्लासिकल सॉन्ग में? तो क्लासिकल सॉन्ग में क्या पुराने गाना आ जाते हैं। कौन गाना है वो? किशोर दा वाले। किशोर दा सुने को नहीं सुने हो? भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, ये हो क्लासिकल, ठीक है ना। मतलब इसका बहुत मतलब वही है। अब इसका नया वाला जो है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स, इसको क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है, उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते थे। इसमें कौन गाना आया? भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार। और इसको क्या, इसको मॉडर्न फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको? बहुत अजीब अजीब तरह का गाना आ गया, नहीं आ गया? बेबी तू मुझे बहुत पसंद है, मैं तुझे लेके भाग जाऊंगा, अजीब अजीब तरह का पता नहीं क्या क्या लिखता है सब सारा। तो ये मॉडर्न फिजिक्स और ये क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। आ जाओ, तो क्लासिकल फिजिक्स पुराने वाले फिजिक्स है जो बहुत पहले थे, और मॉडर्न अब आते हैं। तो देखो ये क्लासिकल फिजिक्स को ना 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैकेनिक्स आता है, सबसे पहले मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स, इसमें आपको रिगार्डिंग मोशन सारे चीज मिलेंगे, रिगार्डिंग मोशन, ठीक है, मशीन के मोशन, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छा ब्रांच है, बहुत बढ़िया ब्रांच है, जो आपको 11th क्लास में ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मैकेनिक्स 11th क्लास में आपको पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया जो एक ब्रांच है, बहुत मजा आने वाला है। 9th क्लास आपका जो बहुत बढ़िया है ना, तो ये तो मैकेनिक्स आपका खूब बढ़िया जाने वाला है। साउंड वगैरह जो है ना, ये सारे साउंड्स वगैरह सारे मैकेनिक्स में ही आते हैं। साउंड का मोशन, ये वो साउंड इज मैकेनिकल वेव, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलेगी। मैकेनिक्स के बाद
इसमें आपको मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भाई, थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, रिगार्डिंग हीट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे हम। रिगार्डिंग हीट एंड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार चीज़ है ये भी, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज कैसे काम करता है, हीट इंजन कैसे काम करता है, फिर वो रेल का इंजन पहले स्टीम इंजन हुआ करता था, अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजन है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी 11th क्लास में तुमको पढ़ाएंगे हम, ये भी 11th क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। और थर्ड वाला जो ब्रांच है भैया, थर्ड वाला जो ब्रांच है भैया, इसको क्या बोलोगे तुम? इसको बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो इसमें क्या होता है ना, रिगार्डिंग चार्ज, चार्ज के बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। रिगार्डिंग चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज के मोशन से क्या होता है, चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो पढ़नी है आपको। बट ये 11th में नहीं पढ़ना, ये आपको हम पढ़ाएंगे 12th में। ये आपको कब पढ़ाएंगे? 12th में। ये भी मज़ेदार है, ये बहुत मज़ेदार है, ठीक है। 12th क्लास में जाओगे ना तो शुरू का 4-5 को चैप्टर जो है ना इसी पे आएगा, 5 को 6-7 को कहो। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिक्स। ये तो तुमको 10th क्लास में मिला होगा, जिसको तुम लाइट कहते हो। क्या कहते हो तुम? लाइट। लाइट से रिगार्डिंग जो भी आपको टॉपिक्स आएंगी वो सारी की सारी आपको इसी में आएंगी, लाइट से रिलेटेड, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। 2 को 11th में पढ़ना है आपको, ये 2, और ये 2 आपको 12th में। लाइट भी आपको 12th में मिलेगा, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स सर, नया वाला फिजिक्स क्या? नया वाला फिजिक्स जो है ना, इसको बबुआ अधिकतर जो है ना, इसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक पर इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटम फिजिक्स, याद रखना इसको। इसका एक दूसरा नाम क्वांटम फिजिक्स भी है। मॉडर्न फिजिक्स आपको इसमें क्या होता है ना कि आपको इसमें एटम के रिगार्डिंग पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं, तो इसमें बहुत सारी मज़ेदार भी चीज़ें पढ़नी है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी बोरिंग भी है। 12th में ही पढ़ना है, 12th में ही पढ़ना है, ठीक है। बचेगा सर, बचेगा। तो भाई यहाँ पे देख लो, ये है तुम्हारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। और तुमको करीब करीब इतना दिमाग में बिठा लो ना कि इतने में आपका जितना भी फिजिक्स है 11th 12th में, आपको सबका इंट्रो करीब करीब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एशिया में कुछ देश हैं, इनका सबका सिलेबस एक ही होता है। जब लेकिन अमेरिका में चले जाओगे, बाहर के देशों में, ब्रिटेन वगैरह में चले जाओगे, तो वहाँ के सिलेबस कुछ और है। जान के भी क्या करेंगे सर, छोड़िए ना, अपना देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है? मिटार दो सर, मिटार दो सर, नोट कर लिए। चलो सर मिटार देते हैं इसको, मिटार देते हैं, मिटार देते हैं। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपने ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। कोरोना भी अपना ही है बेटा, बच के रहो, कभी भी टॉक्स कर सकता है, टॉक्स टॉक्स मौत को छू के आ जाएगा। सर भोजपुरी गाने गाते? ना छी, हम नहीं गाते भोजपुरी गाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। गंदे गाने होते उसमें, बहुत गंदे, छी। हाँ, शर्म आने लगती है सुन के। गोली मार देना चाहिए ऐसे गाने गाने वाले को। हाँ। चल भाई, अब तुमको बताते हैं हम कुछ चीज़ें बढ़िया सा, खूबसूरत सा चीज़ ये है कि इस नेचर में 4 टाइप के फोर्स होते हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। हालांकि आगे सिलेबस जैसे जैसे जाएगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और बहुत मज़ेदार ढंग से तरीके से मिलेंगी, बहुत डिस्क्रिप्टिव रूप में मिलेंगी। बट थोड़ा सा एक इंट्रो ये दिया हुआ है चैप्टर में, और कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा लो कि अगर क्वेश्चन अराइज होता भी है बोर्ड एग्जामिनेशन में या आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो दिमाग में बिठा लो इसी से आएगा, ठीक है। उसको देख लेते हैं जरा। नेचर में 4 फोर्स होता है छोटू। पहला फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एनसीईआरटी इन 4 फोर्सेस के बारे में जिक्र किया है। नेचर में कितने फोर्स? 4 फोर्स। उन 4 फोर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको 9th क्लास में ग्रेविटेशनल पढ़ने के लिए था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन किसी भी 2 बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। 2 बॉडी मतलब उनके पास मास होना चाहिए, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे पहला अट्रैक्टिव फोर्स, और एक्टिंग बिटवीन
एक्टिंग बिटवीन एनी टू मासेस। मासेस की जगह पर तुम बॉडी भी लिखोगे तो चलेगा। दूसरा जो इसका चीज है कि ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। कभी भी दो गो मास वाले बॉडी को रिपेल होते हुए आप नहीं देखेंगे, हमेशा वो अट्रैक्टिव नेचर में, हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। थर्ड वन, एक बात दिमाग में बिठा लो, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब सर कहीं भी रखो फोर्स लगेगा ही लगेगा, मतलब कितना तक लगभग सर, तब वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक भी। आप एगो यहाँ रख दो और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर भी रख दोगे ना, तो उनके बीच में वो फोर्स लगेगा, हाँ वो फोर्स बहुत कमजोर हो जाएगा। देखो भैया एक दिमाग में बिठा लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। वीकेस्ट फोर्स, इससे कमजोर अब कोई फोर्स नहीं होता। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सो रिमेंबर दीज ऑल। कुछ चीज़ें इसमें याद करने लायक, दिमाग में रखने लायक हैं, जैसे ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। और एक और चीज़, अगर ये दोनों मास है और इसके बीच में हम क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये खुले में रखे हुए थे, अभी इनके बीच में कुछ नहीं था, और अब की बार बीच में हम कुछ रख दिए मीडियम, ठीक है, तो क्या सर इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा? नो, कभी नहीं। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है ना, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, याद रखना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। दो गो बॉडी के तू हवा में रखो और वह दोनों बॉडी के तू पानी में ले जाकर रखो, दोनों के फोर्स के कैलकुलेशन में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है बात को ना, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम बना रहेगा। सेकेंड फोर्स जो है हमारा, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस टाइप के फोर्स होते हैं? ये जो है ना फोर्सेस बिटवीन चार्जेज, फोर्सेस बिटवीन चार्जेज हम आपको बता देते हैं, ये तो 11th क्लास में पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ये जो है ना ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे 12th क्लास में, फोर्सेस बिटवीन चार्जेज। आपको मालूम है चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। और एक बात और, जब प्लस और प्लस जो बगल बगल होते हैं ना, हमेशा ये रिपल्सिव होते हैं, माइनस और माइनस जो होते हैं ना, हमेशा ये रिपल्सिव होते हैं। मतलब कि सेम टाइप के जो फोर्स होते हैं, सेम चार्ज रिपेल, सेम चार्ज रिपल्सन, याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अगर सेम चार्ज हुआ तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और अगर यहाँ पर एक प्लस हो गया और यहाँ एक माइनस हो गया, चाहे एगो माइनस हो गया एगो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया यहाँ एक प्लस हो गया, सो दिस इज व्हाट, अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन होगा। अपोजिट नेचर के चार्ज जो होते हैं हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, बट सेम नेचर के चार्जेस जो होते हैं हमेशा रिपल्सिव होते हैं। सो दिस इज, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स बोल सकते हो, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज फोर्स बोल सकते हो इसको। बट एक बात दिमाग में बिठा लेना, इतना ज्यादा लॉन्ग रेंज का फोर्स नहीं होता है, इनफाइनाइट तक नहीं जाता है। हाँ लॉन्ग रेंज फोर्स आएगा, डिक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस। जैसे जैसे आप दूरी पे जाओगे ना, जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे दो चार्ज इनके बीच में अभी कुछ फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, अभी 10 न्यूटन से कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, और जैसे जैसे आप सेपरेशन बढ़ाओगे ना चार्जेस के बीच में, वैसे वैसे इनके बीच का जो फोर्स होता है ना वो घटता जाता है, डिक्रीज करते जाता है, ठीक है। ओके, इट में भी अट्रैक्टिव और इट में भी रिपल्सिव, दोनों हो सकते हैं, ये इसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात और, ये मीडियम डिपेंडेंट होते हैं भाई, मीडियम पे इफेक्ट पड़ता है इनके बीच के फोर्स का, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कैसे पड़ता है कैसे नहीं पड़ता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये दो टाइप को हो गए, तीसरे टाइप को हम आपको दिखा दे भैया, तीसरे टाइप में हम आपको दिखा देते हैं। तीसरा जो है हमारा, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ना भी है आपको सेकेंड ईयर में, अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इंट्रो हम इसका दे देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियस के भीतर लगते हैं, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये एटम के भीतर न्यूक्लियस होता है, एटम बड़ा है, न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस के भीतर क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर जो होता है ना एक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं।
और इनके भीतर जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियस के भीतर वाले एलिमेंट न्यूक्लियॉन्स हैं। यानी कि अगर इसमें सर 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 7 गो हैं, तो कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज 7। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहे जाते हैं। तो देखो अभी मैंने क्या देखा है कि सर ये प्रोटॉन 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 और इसके न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। इसका मतलब कि सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब कि सर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा रिपल्सिव होना चाहिए। तो ये रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे और लास्ट में क्या होना चाहिए? ये न्यूक्लियस ब्लास्ट कर देना चाहिए और ये फट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं हो रहा है। तो कुछ तो ऐसा फोर्स है जो इनको बांध के रख रहा है, और बांध के नहीं रख रहा है, मम्मी की तरह काम कर रहा है। दोनों बेटे में दुश्मनी है, लेकिन मम्मी कहती है कि नहीं बेटे, लड़ते नहीं है, प्यार करते हैं। तो न्यूक्लियस के भीतर देखो क्या हो जाता है, सारे प्रोटॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स फील करने लग देते हैं। नॉट ओनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी अट्रैक्टिव फोर्स फील करने लगते हैं। प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन भी अट्रैक्टिव फोर्स फील करने लगते हैं। तो सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होने लगता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ऑल न्यूक्लियॉन्स, ऐसा मत लिखो, लिखो देयर इज अ वेरी strong attractive force among all nucleons, and that is strong nuclear force, that is strong nuclear force। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। Always remember this. It is strongest in nature. Okay, so the fourth number is weak nuclear force। चौथा इसी में आता है, ठीक है, weak nuclear force। weak nuclear force में क्या होगा सर? ये एक कमजोर फोर्स है। हालांकि इसकी स्टडी आपको 11-12 में नहीं करनी है, बाद में करनी है, ठीक है ना। बट स्ट्रॉन्ग, ये जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये वीक है, वीक फोर्स, बट नॉट वीकेस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है। ये जो रेडिएशंस होते हैं ना, रेडिएशंस, इसमें ये फोर्स लगता है। कहाँ लगता है? ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी कहानी अगर हम इसके बारे में कहेंगे तो थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि अभी आपका फर्स्ट क्लास में बाउंसर जाए। हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, बट जानना है कि नेचर में एक ये भी फोर्स होता है, ठीक है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। लास्ट में एक और एनसीईआरटी क्या किया है कि कंपैरिजन किया है, कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले याद रखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये चारों है। सबसे याद रखना कि सबसे ज़्यादा मजबूत जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसके बाद वीक न्यूक्लियर, और सबसे लास्ट में होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो ये सीरीज है जिसके हिसाब से आप घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। सबसे कम कौन होता है? ग्रेविटेशनल, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक और कंपैरिजन है कि अगर तुम कहोगे ना कि अगर ये 1 है तो इसकी तुलना में ये जो है ना 10 के पावर -2 गुना बड़ा होगा। अच्छा, -2 गुना छोटा, माने कि 100 गुना, 1/100 कह सकते हो इसका, 1/100 गुना छोटा होगा ये इसकी तुलना में, ठीक है। वहीं पे अगर तुम यहाँ जाओगे वीक में, न्यूक्लियर में, तो 10 के पावर -13 गुना छोटा होगा, और ग्रेविटेशनल बहुत छोटा हो जाता है, 10 के पावर -38 गुना, ठीक है। तो ये इनका कंपैरिजन रहा, जिसे तुम देख सकते हो। ये कंपैरिजन है, ये फर्स्ट चैप्टर का जो भी तुमको देखना था, जो भी एनसीईआरटी करता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता रखी हैं। एक बार ओवरव्यू आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, एक शॉर्ट नोट इसका तैयार कर लो, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये किसी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टि में रखते हुए नहीं है, जो भी है ये बस बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए है। आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस जो है ना, इसके रिगार्डिंग हम कुछ
अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, ठीक है ना, और उस वेबसाइट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। 1-2 दिन में हम वेबसाइट जो है ना वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको पहले ही इत्तला कर देंगे कि अगला वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है। लाजमी अगला वीडियो जो है हमारा चैप्टर 2 यूनिट एंड डायमेंशन बहुत लोग बोलते हैं, या उसके यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं। ऑलरेडी मेरा पिछले साल का वीडियो अपलोडेड है वीडियो पे, चाहे तो आप आज भी देख सकते हैं, लेकिन इसका नया वीडियो फिर से बनाया जाएगा, एक नए वर्जन में, एक नए क्वेश्चन के साथ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड मेजरमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।